नमस्ते। किसी भी विवाद को समझने से पहले उसकी ऐतिहासिक जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। भारत और चीन की दुश्मनी की नींव भी कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक है। सबसे पहले हम अपने उन वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने हमारे सुरक्षित भविष्य की खातिर अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने मातृभूमि के लिए बलिदान दिया। दोस्तों, मेरा नाम है मनिंदर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ भारत चीन के रिश्तों के ऊपर। भारत और चीन के रिश्तों में जो कड़वाहट है वो कोई आज की नहीं है, वो कई सौ साल पुरानी है। तो चलिए इसी के ऊपर हम देखते हैं ये क्या वजह है। 1834 में भारत और चीन के विवाद की नींव पड़ गई थी जब डोगरा राजा गुलाब सिंह ने लद्दाख पर हमला कर दिया, पर वे इसमें नाकाम रहे। तब तिब्बत और राजा गुलाब सिंह के बीच 1842 में एक संधि हुई जिसके तहत ये दोनों अपनी अपनी पुरानी सरहदों में वापस लौट जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन ये कभी भी सुनिश्चित नहीं हुआ कि तुम्हारी सीमा कौन सी है और मेरी सीमा कौन सी है। और इसी तरह से एक बहुत बड़ी गलती हो गई जाने अनजाने में, और इसे इतिहास की पहली भूल कह सकते हैं भारत चीन रिश्तों में। 1846 में ब्रिटिशों ने सिखों को हराया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख अंग्रेज़ों के हाथ लग गया, और अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब सिंह को वहाँ का महाराजा नियुक्त कर दिया। अंग्रेज़ों ने चीनियों से सीमा सुनिश्चित करने के लिए भी संपर्क किया था, लेकिन उस समय चीनियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसा देखकर अंग्रेज़ों ने दक्षिण में पेंगोंग झील तक भारत की सीमा को तय कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंगोंग झील। आज के समय में जो मैं करंट पोजीशन की बात करूँ तो 70% पेंगोंग झील वो चाइना में पड़ रही है और 30% भारत में पड़ रही है। लेकिन अगर हम सही मायने में LAC देखें तो सबसे ज़्यादा जो झील है, या कहने के बराबर बराबर झील है, भारत और चीन के बीच में आती है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ों ने दक्षिण में पेंगोंग झील तक भारत की सीमा तय कर दी और उत्तर में कराकोरम पास तक भारत की सीमा को तय कर दिया। लेकिन कराकोरम तक वो बिल्कुल भी इस बात से सुनिश्चित नहीं थे, इसलिए उन्होंने कराकोरम पास तक के क्षेत्र को टेरा इनकॉग्निटा घोषित कर दिया, जिसका मतलब होता है अज्ञात, जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो। तो अंग्रेज़ों द्वारा ये दूसरी गलती की गई। तो भारत चीन के रिश्तों में ये बहुत बड़ी दूसरी ऐतिहासिक गलती हुई। महाराजा गुलाब सिंह उत्तर दिशा में शाहिदुल्ला को अपना क्षेत्र मानते थे। आप इस इमेज में देख सकते हैं जो रेड कलर का बैलून है वो शाहिदुल्ला बता रहा है, और वो आज के भारत की सीमा से बहुत बाहर है। परंतु ब्रिटिश इस दायरे को संदेह की नज़र से देखते थे, क्योंकि शाहिदुल्ला कराकोरम पास से 127 किलोमीटर की दूरी पर था। मगर अंग्रेज़ों ने महाराजा की इस मान्यता पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया, और ऐसा 20 साल से भी ज़्यादा समय तक चलता रहा। इसके बाद एक अंग्रेज़ WH जॉनसन ने, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वेयर थे, उनको अंग्रेज सरकार ने अक्साई चीन क्षेत्र का सर्वे करने की जिम्मेदारी गई, और इन्होंने ही लद्दाख की रूपरेखा खींची थी। आप इस नक्शे में देख सकते हैं जो मोटी नीले रंग का बॉर्डर लाइन है उसे जॉनसन लाइन कहते हैं। अंग्रेज रूसी साम्राज्य से बहुत डरते थे, इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि ब्रिटिश भारत की सीमा रूस से कहीं पर भी ना लगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आज हम जो जितना भी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान देखते हैं, ये यहाँ तक पूरा रूस हुआ करता था, सोवियत रूस जिसे कहते हैं। बाद में 1990 में इसके टुकड़े हो गए। तो अंग्रेज बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रूसी साम्राज्य का ब्रिटिश भारत के साथ कहीं पर भी सीमा लगे। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने कराकोरम और कुनलुन पर्वतीय क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र चीनियों को दे दिया, और चीनियों ने भी वह क्षेत्र यारकन नदी घाटी तक शाहिदुल्ला सहित 1890 में अपने क्षेत्र में ले लिया, और ये विवाद की तीसरी ऐतिहासिक वजह बन गई। चीनियों को तो मौका मिल गया और उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन हड़प ली। इस समय तक भी अक्साई चीन कश्मीर का ही हिस्सा था, पर हैरानी की बात थी कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी ज़मीन पर कोई परमानेंट मार्किंग नहीं की।
वो सिर्फ कागजों पर ही कागजी नक्शों पर ही रेखा खींचते रहे, जिसका नुकसान आगे चलकर उठाना पड़ा। 1911 में चीन में शिनहाई रेवोल्यूशन हुआ, जिसे चाइनीज रेवोल्यूशन भी कहते हैं, और सत्ता परिवर्तन होने के साथ साथ वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो गई। तो एक बिल्कुल ही शिफ्ट चला गया। 1933 तक चीन भी यह मानता आया है कि अक्साई चीन जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है और जॉनसन लाइन के मुताबिक है। आज़ादी के बाद भारत सरकार जॉनसन लाइन को ही ऑफिशियल बाउंड्री मानती है और जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का ही हिस्सा माना गया है। 1 जुलाई 1954 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी यह कहा है कि अक्साई चीन लद्दाख क्षेत्र का हिस्सा है और वह सदियों से है और जॉनसन लाइन के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। एक अंग्रेज व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉर्ज एन पैटरसन। इनके मुताबिक उस समय भारत सरकार ने जो भी विस्तार पूर्वक रिपोर्ट बनाई उसमें वे अक्साई चीन को अपना मानने के समर्थन में कोई भी ठोस सबूत नहीं दे पाए। चीन भी यह जान चुका था कि भारत सरकार के पास अक्साई चीन के हक का कोई ठोस सबूत नहीं है और इसका परिणाम यह हुआ कि 1956 और 1957 में चीन ने तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने वाली एक सड़क का निर्माण कर दिया। यहाँ पर जो आप लाल रंग की रेखा जाते हुए देख रहे हैं, ये वो सड़क का निर्माण है जिसको वेस्टर्न हाईवे कहते हैं। ये तिब्बत और ऊपर शिनजियांग को जोड़ता है। मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, शिनजियांग जो है ये कभी चीन का नहीं हुआ करता था। ये तुर्कमेनिस्तान का इलाका या कहें तुर्कों का इलाका हुआ करता जिस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। तो ये सड़क जो है तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ रही है, इसका निर्माण किया। चीन ऐसा तभी कर पाया क्योंकि भारत ने या भारत सरकार ने कहा है इस क्षेत्र में कभी कोई निश्चित निशानदेही कभी नहीं की और चीन ने देखा कि भारत ने उसके सड़क निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं उठाई। सो 1958 में चीन ने उस सड़क को अपने नक्शे में घोषित कर दिया और इस तरह इतिहास में यह भारत चीन विवाद की चौथी वजह बनी। इस तरह एक मुद्दा विवाद बन गया जिसे इतिहास में सुलझाया जा सकता था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। बहुत संघर्ष हुआ चीनियों और तिब्बतियों के बीच में। बहुत से तिब्बती मारे गए, कुछ भागकर भारत आ गए तो कुछ ने चीनियों की बात मान के वहां की स्वायत्तता स्वीकार कर ली। 1959 में तिब्बत के रिलीजियस गुरु, जिन्हें हम धार्मिक लीडर भी कहते हैं, 14वें दलाई लामा ने भारत में शरण ली। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। 14वें दलाई लामा, जिन्हें आज हम देखते हैं, टीवी पर भी देखते हैं, वो इंटरनेशनल समिट्स भी करते हैं। आज चीन की तिब्बत की जो सरकार है उसका हेडक्वार्टर जो है आज धर्मशाला में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 14वें दलाई लामा, इनका नाम है लहामो धोम्पू। इनका जन्म 1935 में हुआ था और ये तक्सर तिब्बत में पैदा हुए थे। धर्मशाला में तिब्बत की अस्थायी सरकार का हेडक्वार्टर है और ये वहीं पर उनकी एक पार्लियामेंट भी है। चाइना की नाराजगी भारत से इस बात पर भी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ जेडोंग थे और वह बहुत ही अत्याचारी थे। बस यहीं से भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए। माओ जेडोंग के बारे में आपको थोड़ा मैं यहाँ बता दूँ। उनका जन्म 1893 में हुनान प्रोविंस में क्विन साम्राज्य जिस समय चलता था उस समय काल में हुआ था। इन्हें पीआरसी का फादर माना जाता है, यानी कि इन्होंने ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का शुरुआत की थी। 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एस्टेब्लिश हुआ और ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे। इनका जो भी थ्योरी रहती, चाहे वो मिलिट्री से रिलेटेड चाहे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वो बिल्कुल माओवादी रहती थी। ये इतने क्रूअल थे कि इन्होंने अपने ही स्वार्थों के खातिर अपने ही लोगों को मरवाया है। 1976 में हार्ट अटैक होने के कारण इनका निधन हुआ। आज जो शी जिनपिंग है, चीन के राष्ट्रपति, उनको माओ का ही एक स्वरूप देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इनकी और माओ की आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को सोवियत, रूस, अमेरिका, भारत और चाइना के बीच में एक मीटिंग हुई
कि भारत और चीन का विवाद को सुलझाया जाए, पर चीन अपने नक्शे पर ही अड़ा रहा और अब चीन ने नेफा यानी कि जो आज का अरुणाचल प्रदेश है और अक्साई चीन को चीनी क्षेत्र बताना शुरू कर दिया। चीन की कम्युनिस्ट सरकार को यही लगता था कि भारत की दखलंदाजी तिब्बत में है और ये उसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता था। हैरत की बात यह है कि नेपाल, बर्मा के साथ तो चीन ने अपना बॉर्डर सेटल कर लिया, लेकिन भारत के साथ वो नहीं करना चाहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962 में, यानी कि एक महीना एक दिन तक 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध चला। भारत चीन का युद्ध लद्दाख और नेफा तथा असम में भी चलता रहा। भारत इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और यह युद्ध उस पर थोपा गया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ये मानते थे कि भारत तो एक बहुत ही शांति प्रिय देश है, हम तो बुद्ध के देश हैं, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है, हमसे कौन झगड़ा करेगा। लेकिन वो चीन को आंकने में विफल रहे। इसी तरह 11 सितंबर 1967 को 15 सितंबर 1967 में भी भारत और चीन के बीच छोटा सा युद्ध हुआ जो नाथुला में हुआ। अक्टूबर 1967 में फिर से चोला में एक दिन का संघर्ष हुआ। चोला सिक्किम और तिब्बत के बॉर्डर पर है। फिर 1987 में दोनों सेनाओं में संघर्ष हुआ समुदोरोंगचू घाटी में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। 2017 का डोकलाम तो हम सभी को याद होगा, क्योंकि वहाँ पे लगभग 3 महीने तक हमारी सेना चीनी सेना के सामने डट कर खड़ी रही। जो आज की मौजूदा जनरेशन है, जिनका जन्म 1990 के बाद हुआ है, वो तो 2017 का डोकलाम समझते हैं, लेकिन उससे पहले के जो विवाद हुए हैं उसे भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तभी हमें ये पता चल पाएगा कि आखिर विवाद की वजह क्या रहा। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से उस युद्ध के समय में भारतीय सेना खच्चरों के ऊपर अपने जो भी हथियार और अपनी रसद होती थी वो लेके जाती है। अब हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं कि गलवान में जो गुत्थम गुत्था और जो मारपीट हुई है दो सेनाओं के बीच में। 15 से 16 जून 2020 को गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ वो आज की पीढ़ी के लिए नई बात होगी, पर भारत और चीन के रिश्ते सिर्फ देखने के लिए अच्छे हैं। आप देख सकते हैं इस नक्शे के अंदर जहां पर वो घटना घटी गलवान घाटी में। अगर चीन बातचीत होने के बाद वापस अपनी यथास्थिति में चला जाता तो गलवान घाटी में कभी भी इतना बड़ा संघर्ष नहीं होता और कोई भी किसी भी तरफ का सैनिक शहीद नहीं होता। गलवान घाटी की शहादत सिर्फ चीनी धोखे का ही एक परिणाम है। दोस्तों, हमारी वीर सेना मातृभूमि के लिए अपने को कुर्बान करने को तत्पर है। अब नागरिक होने का फर्ज हमें निभाना है कि हम कोई भी ऐसा काम ना करें और ना ही ऐसा कोई सामान खरीदें जिससे चीन को मदद मिले। जब भी हम कोई चाइनीज़ सामान खरीदते हैं, और ये मैं एक रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहा हूँ, जब भी हम कोई चाइनीज़ सामान खरीदते हैं तो हमारा पैसा चीनी अर्थव्यवस्था में जाता है और वहाँ से चीनी अर्थव्यवस्था में वो चीन की सेना के ऊपर खर्चा जाता है, जिसे चीन हथियार खरीदता है और हमारी ही ज़मीन पर कब्जाने लगता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और जाते जाते बता दूँ कि माओ ज़ेडोंग और शी जिनपिंग में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ उनके जन्म के समय के अंदर। हमारी भारतीय सेना जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दिन रात दृढ़ता के साथ अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए वहाँ पर खड़ी है। अब ये निश्चय हमें करना है कि हम नागरिक होने के नाते अब हमारा क्या फ़र्ज है, हमें क्या करना चाहिए। जाते जाते हम एक बार फिर से अपने शहीदों को याद करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि वो हमसे ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा याद रखना, क्योंकि हम तुम्हारे लिए सरहदों पर खड़े थे। बेशक हम तुम्हें नहीं जानते थे, पर हम तुम्हारे लिए वहीं खड़े थे। और एक बात और जानना बहुत ज़रूरी है कि शांति वहीं होती है जहां दोनों में आपसी बराबरी हो। और ये भी हमने अक्सर पढ़ा है कि संविधान सर्वोच्च है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि संविधान से भी बड़ा देश है, क्योंकि संविधान देश के लिए बना है। जय हिंद दोस्तों।